नीमच शहर की बंगला बगीचा समस्या के समाधान को लेकर के कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने तो इसका दावा भी किया था कि वो उसको समस्या का हल कर दिया है। एक उन्होंने हल भी निकाला जिसके तहत अलग अलग प्रीमियम के आधार पर 5,000 वर्ग फुट तक के भूखंडों को रेगुलर करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बावजूद जो है जिस तरह का रुझान या लोगों में जिस तरह का उत्साह देखना चाहिए था उस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिला है। नाम मात्र के आवेदन अपन कहें कि वही नगर पालिका में जो पहुंच पाए हैं। आखिर ऐसा क्या रहा या इस तरह के किस तरह की खामियां जो है इस जो हल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाली थी उसके अंदर हैं और लोगों को रुझान इस ओर क्यों नहीं है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। राजेश लालवानी वे खुद भी एक एडवोकेट भी हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर लोगों का रुझान इस ओर क्यों नहीं हुआ जो हल जो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला था। राजेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बंगला बगीचा समस्या एक बड़ा समस्या जो एक बड़ा कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई दशकों से जो है इसके हल करने की बातें करती है, चुनाव भी पार्टियां इस पर लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने इसको हल करने का दावा किया, लेकिन उस तरह का उत्साह और रुझान वो जो हल निकला है उसके अंदर नहीं दिखना। क्या लंगड़ा लूला हल ही है अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच की जो 50 वर्ष पुरानी समस्या थी बंगला बगीचा, उसका समाधान किया है। समाधान उचित हुआ है, कुछ कमी भली उसमें रह गई है, लेकिन जो कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थापन बोर्ड द्वारा उस अधिनियम का सही ढंग से पालन नहीं किए जाने से कुछ समस्या हुई है। जिसमें एक प्रमुख समस्या ये है कि जो वसीयतनामा है, वसीयतनामे के आधार पर व्यवस्थापन बोर्ड नहीं कर रहा है। तो मेरा ये कहना है जो नगर पालिका शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्ट बनाया था उसमें यह था, नगर पालिका सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र भूमि व्यवस्थापन नियम 2017 की धारा 2 की उपधारा य में वसीयतनामे के आधार पर व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो व्यवस्थापन बोर्ड है वसीयतनामे के आधार पर भूखंडों भवनों का नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यह रजिस्टर्ड वसीयतनामा होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक को वसीयतनामा रजिस्टर्ड करने से, बंगले की रजिस्टर्ड करने से इनकार किया गया था और इस परिस्थिति में आवेदकों द्वारा नोटराइज वसीयतनामा निष्पादित कराया गया था। और वसीयतनामा का जो अधिनियम है उसके अंदर 2 गवाहों की ही जरूरत पड़ती है और कहीं वसीयतनामे में ये जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 18 में वसीयतनामा को रजिस्टर्ड कराना उसमें अनिवार्य नहीं है और नोटरी के अलावा आम जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए व्यवस्थापन बोर्ड को वसीयतनामे के आधार पर जो व्यक्ति मृत हो गए हैं वसीयतनामे के आधार पर व्यवस्थापन करना चाहिए। और देखने में आया है कि वसीयतनामा के ऐसे करीब 200-250 आवेदन हैं जो बोर्ड के समक्ष पड़े हुए हैं और उनका वो निराकरण नहीं कर रहे हैं। तो कानून बनाने में सरकार की कोई गलत अच्छा कानून बनाया, व्यवस्थापन बोर्ड द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नियमित नहीं करने से इसमें आम लोगों को समस्या हो रही है। जी, आपने बताया कि वसीयतनामा के आधार पर जो कहीं ना कहीं जो उसको व्यवस्थापन बोर्ड उसको कहीं मान नहीं रहा या उस आधार पर या उस नियम में भी है सब कुछ लेकिन कर नहीं पा रहा है। दूसरी एक और बड़ी समस्या क्या आपको नहीं लगती कि 5 दशक लगे हुए इस समस्या का हो गए? इस दौरान जो है जो भूमि स्वामी या जो भी भूखंड स्वामी रहे होंगे तो कई लोगों की जो मृत्यु भी हो गई है, तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी के कारण खड़ा हो गया कि वो लोग कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराएंगे और उनको किस तरीके से इसमें राहत मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। ये है कि काफ़ी समय बाद समस्या का समाधान हुआ, कई भू अभिलेखधारी की मृत्यु हो गई है। तो इसके अंदर नियमों के अंदर भी जो है सरकार द्वारा धारा 2 की उपधारा य में वैधानिक वारिसान के द्वारा व्यवस्थापन बोर्ड के लिए आवेदन देने पर व्यवस्था की गई है। और उसमें यह है कि वो आवेदक अपना एक एफिडेविट देगा और ये कहेगा कि मैं मृतक का जो भी उसका संबंध रिलेशनशिप है वो आउट करेगा उसके अंदर और उस आधार पर व्यवस्थापन होना चाहिए। ये देखना आया कि व्यवस्थापन बोर्ड द्वारा ऐसे अनेकों आवेदनों का निराकरण आज तक नहीं किया गया है और क्या नाम से जो उत्तराधिकारी है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और इसमें कानून की कोई गलती नहीं है, कानून में इसके लिए व्यवस्था रखी गई है। ये सीधा व्यवस्थापन बोर्ड का इसमें उत्तरदायी और दोषी है और व्यवस्थापन बोर्ड को उत्तराधिकार के आधार पर एफिडेविट लेके और जब समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे व्यवस्थापन रेगुलर करना चाहिए। कोई भी वारिसान हो वो अगर कहता है कि मैं वारिसान हूँ तो उसके अखबार में पब्लिश करके और व्यवस्थापन करना चाहिए। अगर वो व्यवस्थापन बोर्ड ऐसे उत्तराधिकार के आधार पर नामांकन रेगुलर नहीं करता तो ये उसकी गलती है।
आपने मतलब बताया कुल मिला के कि बनाया गया सारी व्यवस्थाएं जो इसमें दी गई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, उसको नहीं मान पा रहे हैं। बड़ी समस्या, कई तरह की और समस्या है। एक और क्या आपको लगता है कि जो बंगला बगीचा के आधिपत्य के आधार पर जो ये व्यवस्थापन किया जा रहा है या उसके आधार पर हो रहा है? हाँ, अधिनियम के अंदर जिन लोगों का कब्जा है, 1961 से कब्जा है और 1979 से जो उस भूमि का संपत्ति का टैक्स भर रहे हैं, तो आधिपत्य के आधार पर भी व्यवस्थापन की व्यवस्था है। और देखने में आया है कि इस तरह के आवेदन भी नगर पालिका व्यवस्थापन बोर्ड ने नहीं लिए हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। आप देखिए, नीमच में कम से कम 40% ऐसी जमीन है बंगला बगीचा की, कई लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। तो बोर्ड ने ऐसे लोगों को भी व्यवस्थापन का अधिकारी माना है और वो अगर संपत्ति कर भर रहे हैं या उनके पास अधिभोग का प्रमाण पत्र है, तो ऐसे लोगों को व्यवस्थापन प्रीमियम लेके करना चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्थापन बोर्ड नहीं कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। राज जी, अधिनियम के अंदर जो कई तरह की चीज़ें दे रखी है और कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी आ रही है, या लोग कई जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक और इस बंगला बगीचा क्षेत्र के अंदर या जो ये कि हल निकला है, इसके अंदर लोग असमंजस में है कि व्यवसायिक उपयोग को लेकर जो है किस तरीके की व्यवस्थापन में व्यवस्थाएं की गई है। क्या व्यवसायिक उपयोग के लिए भी क्या नियम अलग से कुछ बनाए गए हैं या कुछ उसमें दिया नहीं गया है? नहीं, अधिनियम के अंदर व्यवसायिक उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। और जो ऐसा कोई आवेदक आता है तो नियम 2 की धारा उपधारा ग में व्यवस्था की गई है और उनसे लीजरेंट जो प्रीमियम है वो भी ज़्यादा रखा गया है। देखने में आया कि जो टाउन कंट्री के जो मास्टर प्लान है और उसके अंदर जो बंगले में लोग जहाँ व्यवसाय का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर वो आवासीय टाउन नक्शे में दिखाया गया है। तो ऐसे मामलों में जो लोगों ने आवेदन लगाया तो इसका भूमि का उपांतरण करके व्यवस्थापन करना चाहिए। और देखने में आया कम से कम 200-250 ऐसे आवेदन हैं जिन लोग व्यवसाय का उपयोग कर रहे हैं और टाउन कंट्री अपना अभिमत नहीं दे रही है या व्यवस्थापन बोर्ड द्वारा टाउन कंट्री को बैठ के इन्होंने कोई हल नहीं निकाला है। तो कम से टेगोर मार्ग आप देखोगे बंगला में 48, 47 ये अन्य जगहों पर लोग व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें वो दुगनी प्रीमियम लेके उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। ऐसे मामले में उन्होंने अभी तक कोई एक मामला हल नहीं किया गया, तो सीधा इसके लिए व्यवस्थापन बोर्ड और नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इसके लिए उत्तरदायी है। और कहीं न कहीं जनता को बंगला बगीचा का व्यावसायिक इस्तेमाल को लाभ नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्थापन बोर्ड नीमच का उत्तरदायी है। और नगर पालिका को भी ऐसे मामले में आगे आके व्यवस्थापन बोर्ड को बोलना चाहिए कि जब समस्या हल हुई है तो लोगों को लाभ भी मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने कई बताई जानकारी, क्योंकि लोग असमंजस में है, कई लोग जो है भी आवेदन भी नहीं कर पाए या समझ नहीं पा रहे हैं। एक और जो है ये आपका जो व्यवस्थापन जो अधिनियम है अपन 2017 का है, एक तो ये है क्या, मतलब किस तरह का ये है और क्या जनता को इसका लाभ, सही लाभ या उचित लाभ अभी मिल पाया है या कहीं लोग समझने में जो फिर समझ नहीं पा रहे हैं या क्या हो क्या रहा है, कि मतलब क्या लग रहा है? नहीं, सर्वप्रथम तो नगर पालिका को व्यवस्थापन बोर्ड के जो उसमें नियम है उसके लिए एक नगर पालिका बैठ के एक टेबल लगाना चाहिए जो आम व्यक्तियों को उसके बारे में राय दे। देखने में ये आया है कि व्यवस्थापन बोर्ड के अंदर अभी 1000 स्क्वायर फीट तक 1% प्रीमियम का व्यवस्था है और 1001 से लेकर 3000 तक 5% है और 3001 से लेकर 5000 तक 8% है। तो कहीं न कहीं जनता नीमच नगर में करीब करीब 12-13 हज़ार लोग इस समस्या से पीड़ित थे और अभी तक जो मैंने रिकॉर्ड देखा है करीब करीब 1300 आवेदन बिके हैं, 1300 आवेदन जमा हुए हैं और उसमें 600-700 आवेदन पत्रों का निराकरण हुआ। तो निश्चित रूप से ये कम 2 वर्ष की अवधि के अंदर कम निराकरण हुआ है और लोगों ने इसमें रुचि नहीं ली है। कहीं न कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है और जो प्रीमियम 5% और 8% है उसको कम किया जाना चाहिए। और जनता नगर पालिका ऐसी अपने ऑफिस में एक टेबल लगाए और आम जनता को जो समस्या आ रही है उसको समझाए और उनके जनता को ये बताए कि इसमें ये आपको कागज़ लगेंगे। कहीं न कहीं इसमें नगर पालिका व्यवस्थापन बोर्ड ने इसका उचित प्रचार प्रसार भी नहीं किया है, इसलिए जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नगर पालिका की और व्यवस्थापन बोर्ड की गलती से नहीं मिल पाया है। जी, आपने कहा लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जानकारी का अभाव भी है, प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। तो क्या अब ऐसे में जिस तरह के जो अधिनियम है, जो आधार उसका बनाया गया है कि इस आधार पर रेगुलर किया जा सकता है, अगर व्यवस्थापन बोर्ड उसको नहीं मानता या वो नहीं करता है तो आम जनता या जो आधिपत्य है या भूमि जो मालिक है जो अपना अधिकार जता रहे हैं वो लोग क्या करें, आखिर कहाँ जाए वो? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि जो व्यवस्थापन बोर्ड को इस प्रकार के आवेदन लेना चाहिए और उनके आवेदन में कोई कमी है तो सुधार करना चाहिए। अगर उनका ये मत है कि आवेदन चलने योग्य नहीं है तो आवेदन का निराकरण करना चाहिए और उसके बाद ही आवेदक को अपील अधिकार प्राप्त होंगे। अभी आप देखेंगे व्यवस्थापन बोर्ड में एक भी अपील कलेक्टर के समक्ष नहीं हुई है।
कहीं ना कहीं व्यवस्थापन बोर्ड ने ऐसे मामलों का, जैसे वसीयतनामे का उत्तराधिकार का आधार पर या व्यावसायिक आवेदन है या अन्य जो आवेदन जो वो नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनको निराकरण करना चाहिए और अपील अधिकार मिलना चाहिए। अपील अधिकार में कम से कम जो अपील होंगे कलेक्टर साहब के यहाँ होंगे, वहाँ से डिसाइड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें शासन को वापस से संशोधन करना चाहिए और ऐसी कोई शिकायतें हैं जहाँ पे बंगला बगीचा आवेदन का निराकरण नहीं कर रहे हैं, उन शिकायतों को गंभीरता से लेकर व्यवस्थापन बोर्ड और नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आम व्यक्ति आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम संवैधानिक अधिकार के लोग मकान बना कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति है, जो व्यक्ति 60 साल 70 साल से बना के मकान बना कर रह रहे थे और अपने को मालिक मान रहे थे, अचानक आपने एक अधिनियम लाके उन सबको कह दिया नहीं, आप तो आपको व्यवस्थापन कराना पड़ेगा और प्रीमियम देनी पड़ेगी। उसके बाद भी वो प्रीमियम देने को तैयार है और अधिकारी यहाँ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान देकर सरकार को नियमों को सरलीकरण और प्रीमियम कम करना चाहिए और अधिकारी एक टेबल लगाना चाहिए, जो हेल्प टेबल लगाना चाहिए, तब जाके इसका जनता को उचित लाभ मिलेगा। अभी देखा जाए तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला है अधिकारी जनता को। अरे जी, एक और बड़ी समस्या आप कहीं ना कहीं जो है नीमच शहर वासी के लिए, अपन कहें बंगला बगीचा वासियों के लिए सामने अब खड़ी है कि कहीं ना कहीं अपन इसको लंगड़ा लुड़ा हल ही माने, या अपन कहें कि हल निकल भी गया तो वो इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार अब जो बदल गई यहाँ पे, तो अब जो है आप सोच रहे संशोधन की जो बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे में पेश नहीं फंसेगा कि यार सरकार दूसरी है और यहाँ नगर पालिका अलग है, तो आम जनता के लिए परेशानी नहीं हो सकती अब क्या? नहीं, कोई भी सरकार होगी वो सरकार ये चाहेगी कि जनता के बीच में जनता का काम हो। मैंने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने भी इस बंगला बगीचा को मुद्दा बनाया था। और देखो, भाजपा सरकार ने कानून बनाया है, कानून बनाने के दौरान कुछ कमियां रह जाती है तो उसके लिए संशोधन की व्यवस्था है। और इसमें मैं नहीं समझता कि सरकारों को कि पूर्व में भाजपा सरकार ने इसको हल किया और हम नहीं करें। सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और सरकारों को जनता की भावना से काम करना चाहिए। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पूर्व में भाजपा सरकार ने काम किया तो हम उस पर काम नहीं करें, और सरकार को अच्छे से अच्छा करना चाहिए इसके अंदर। तो ये थे हमारे साथ कानूनी जानकार राजेश लालवानी, जिन्होंने बंगला बगीचा के जो समाधान जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जो अधिनियम उन्होंने बनाया, जो नियम उसको रेगुलर करने के लिए उनके भूखंडों को बनाया है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कहीं ना कहीं हल तो निकला है और एक स्ट्रॉन्ग हल भी है, लेकिन उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं है, या यूँ कहें कि जो व्यवस्थापन बोर्ड है, क्रियान्वयन एजेंसी है, वे जो है कहीं ना कहीं उन नियम का पालन जो है अक्षरशः नहीं कर रहे हैं और आम जनता जो है कहीं ना कहीं वो परेशान हो रही है। ऐसे में जो है आम जनता इस हल की ओर नहीं जा रही या रुचि नहीं दिखा पा रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक कदाबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।